हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? मस्त ना? तो वैसे ऑल नो कि हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं और आपके इस अगले आने वाले यूनिट टेस्ट में यानी कि थर्ड यूनिट टेस्ट में चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 6 रखे हैं। तो ये 3 चैप्टर्स आपके यूनिट टेस्ट में हैं जो आपको घर से बैठ के पेपर लिखना है। तो पहले 5 मिनट जरा उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अब चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करें तो वो तो हमारा कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 3 तो हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन चैप्टर 4 हमारा अभी चल रहा है। लेकिन चैप्टर अगर 4 की बात मैं करूं तो तकरीबन अब मुझे आज के वीडियो लेक्चर के साथ 4 ही वीडियो लेक्चर में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि इस वीक एंड तक या अगले मंडे तक हमारा चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि ये यूनिट टेस्ट का चैप्टर 3-4 कंप्लीट। फिर जो रहा है चैप्टर नंबर 6, बच्चों उसको आप अपने आप एक बार पढ़ना, क्योंकि वो 10th के टॉपिक के मुताबिक है। यानी कि 10th में आप लोग जो मेटल्स के बारे में पढ़े हो, मेटल्स एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स, यानी कि मेटलर्जी के ऊपर वो डिपेंड है। और ये जो मेटलर्जी चैप्टर है वो 10th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है, जिसमें ब्लास्ट फर्नेस है, फ्रॉथ फ्लोटेशन है, फिर मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेसेस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो बच्चों, दैट यू हैव डन इट। तो वो आप अभी के लिए सेल्फ स्टडी के तौर पे तो कंप्लीट कर ही सकते हो। फिर हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा बराबर। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं ट्राई करूंगा कि मैं सीधा वही चैप्टर चालू करवाऊं, दैट इज चैप्टर नंबर 6। मैं ये भी ट्राई करूंगा कि उसको 3 या 4 लेक्चर में हम कंप्लीट कर दें। बट मैं इसलिए आपको अभी बोल रहा हूँ कि आप अभी से प्रिपेयर करना शुरू करो, ठीक है। मैं तो पढ़ाऊंगा ही उसको, बट आप उसको प्रिपेयर करना शुरू करो। तो अभी तो हमारे पास 10 दिन का टाइम है, तो 10 दिन के अंदर चैप्टर 3 का प्रिपरेशन कर लो, 4th का भी कर लो, एंड साथ में थोड़ा थोड़ा 6th का भी पढ़ना शुरू करो। 3rd तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है चैप्टर, 4th बस अब अपने कंप्लीट होने आया है। अब ज्यादा थियरी बाकी नहीं है, मुझे कुल मिलाकर 3 ही थियरी अब पढ़ानी है इस चैप्टर की, फिर ये चैप्टर कंप्लीट। एक तो है मॉलिक्युलरिटी, दूसरा है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, एंड तीसरा एंड आखिरी है कोलाइजन थियरी, ठीक है। ये 3 थियरी मुझे करनी है, पर ये 3 थियरी को करवाने के लिए मुझे 4 वीडियो लेक्चर्स की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर के अंदर हम मॉलिक्युलरिटी कंप्लीट करेंगे। अब आज के वीडियो लेक्चर के अंदर मैं सीधा टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला टॉपिक नहीं लूंगा, क्योंकि वो टॉपिक को मुझे पूरा लेना पड़ेगा और उसके लिए टाइम स्पेंड मुझे ज्यादा लगेगा। अब मैं आधी सी थियरी करवा के छोड़ दूंगा तो फिर आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो मैं ये करूंगा कि एक वीडियो लेक्चर के अंदर उसकी थियरी समझा दूंगा, एंड दूसरे वीडियो लेक्चर के अंदर उसके रिलेटेड कुछ ग्राफ और इनियस इक्वेशन, एंड हम उसके कुछ डेरिवेशंस भी कर लेंगे। यानी कि 2 वीडियो लेक्चर हमारे मॉलिक्युलरिटी मतलब कि टेम्परेचर डिपेंडेंस में जाएंगे, एक हमारा मॉलिक्युलरिटी में जाएगा, एंड एक वीडियो हमारा लास्ट यानी कि कोलाइजन थियरी में जाएगा। वैसे आज ही मैं आपको कोलाइजन के बारे में थोड़ा बहुत तो समझा दूंगा ही। आई एम गोना एक्सप्लेन यू अबाउट द कोलाइजन थियरी टुडे इटसेल्फ, ओके। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पहले मॉलिक्युलरिटी का टॉपिक शुरू करते हैं। बेसिकली टेक्स्ट बुक के अंदर 0th ऑर्डर रिएक्शन एंड 1st ऑर्डर रिएक्शन के पहले ही मॉलिक्युलरिटी का टॉपिक दे दिया है, बट मैंने आपको सबसे पहले 0th ऑर्डर एंड 1st ऑर्डर पढ़ा दिया। अब मैंने उसको इसलिए पढ़ाया क्योंकि बेसिकली इन दोनों के बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि हम उसके लिए छोड़ दें, ठीक है। क्लियर है? चलिए तो फिर शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दैट इज मॉलिक्युलरिटी। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दैट इज मॉलिक्युलरिटी, ओके। यस बच्चों, यस, पे अटेंशन हियर। Our topic that is molecularity, okay, that is molecularity. ध्यान देना, हम लोग नोट्स भी बनाएंगे। We will also make the notes of it. नोट्स बनाते हैं, ध्यान देना, ठीक है।
मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। बेसिकली मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या होता है? तो कोई भी रिएक्शन में नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज गिव्स मॉलिक्यूलरिटी। कोई भी रिएक्शन में कितने स्पीशीज रिएक्ट हो रहे हैं, वो जो काउंट मिलेगा उसको हम लोग मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, it is the number of reacting species, ठीक है, it is the number of reacting species। अब reacting species की बात अगर है तो वो कौन से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। ध्यान देना, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, ये हो सकते हैं तीन, ठीक है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। बेसिकली ये कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन पे एप्लीकेबल है? तो पार्टिसिपेटिंग इन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ये किसके लिए है ना, कि आप ये समझ सकते हो कि कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स या आयंस या एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस पार्टिसिपेटिंग इन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। लेकिन बच्चों हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि भी एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो वो एक प्रकार के सिंपल केमिकल रिएक्शन होते हैं। दे आर सिंपल सीआर, यानी कि केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को मैं यहां पर शॉर्ट फॉर्म में सीआर लिखता हूं, ठीक है। और सिंपल केमिकल रिएक्शन यानी कि कौन से, जो सिंगल स्टेप के, कैसे हो, सिंगल स्टेप रिएक्शन हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल केमिकल रिएक्शन। और उनका नाम क्या है, दैट इज एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी कि जिसमें सिर्फ एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रहा हो, ठीक है। इफ इट्स कंप्लीटिंग इन द सिंगल स्टेप, वन स्टेप, ओके। यस, ध्यान देते रहना, ये ऐसी रिएक्शन है जो सिंगल स्टेप में होती है और उसी का नाम क्या दिया है, एलिमेंट्री रिएक्शन। लाइक हमारे पास है ए गिव्स बी, ये एक रिएक्शन है। ए क्या कर रहा है, रिएक्टेंट दे, प्रोडक्ट दे रहा है। अब ये जो रिएक्शन है ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ये कैसा है, ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो इसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऐसी रिएक्शन का फाइंड कर सकते हैं। ऐसे रिएक्शंस का मॉलिक्यूलरिटी हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मान लो कि भाई ऐसा हुआ है कि भाई ए गिव्स सी गिव्स बी, यानी कि रिएक्शन को कंप्लीट होने में और प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए एक से ज्यादा स्टेप चले गए, तो ऐसे रिएक्शंस के ऊपर हम लोग मॉलिक्यूलरिटी जो टर्म है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी का हेल्प यहाँ पर नहीं ले सकते, ठीक है। ऐसी रिएक्शंस में मॉलिक्यूलरिटी के बारे में हम नहीं जानते। अब एक बात याद रखना कि ये रिएक्शंस कैसी होनी चाहिए, विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। जो भी मॉलिक्यूल्स साइमल्टेनियसली कोलाइड होते हैं उन मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। उतने मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, तो दे आर कॉल्ड टू बी एज अ मॉलिक्यूलरिटी। ध्यान देना, मैं लिखता हूं which must collide simultaneously, अब इसका मतलब क्या है मैं समझाऊंगा। which must collide simultaneously is called
मॉलिक्यूलरिटी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये मान लो कि भाई कोई हमारे पास रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट ये और उसको हमने रिएक्ट करवाया, हमारे पास ये रिएक्टेंट है और उसको रिएक्ट करवाया और हमें प्रोडक्ट भी मिल गया। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट सिर्फ एक ही हो, ऐसे रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट सिर्फ एक ही हो, उन रिएक्शंस को बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन। ये रिएक्शन को हमने क्या बोल दिया, यूनिमॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन, क्योंकि यहां पर मॉलिक्यूल जो है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो खुद रिएक्ट हो रहा है, वो तो एक ही मॉलिक्यूल है, इट इज ओनली वन मॉलिक्यूल। और क्योंकि वो एक ही मॉलिक्यूल है और उसी के ऊपर रिएक्शन की रेट डिपेंड होता है, इसलिए उसको हमने क्या बोल दिया है, इट इज अ यूनिमॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन। क्या बोल दिया हमने, दैट इज अ यूनिमॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। लाइक एक और एग्जांपल हम लेते हैं, दैट इज NH4NO2। क्या लिया हमने, NH4NO2। अब ये एक ऐसे रिएक्शन है जिसको हम लोग थर्मल डिकम्पोज करने की कोशिश करते हैं। अब थर्मल डिकम्पोज यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल को जब हम हीट देते हैं तो उसका डिकम्पोजिशन होता है, यानी कि उसका कंपोजिशन चेंज होता है। तो जो हीट की वजह से होते हैं चेंज, उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। समझे। लाइक चूना लिया, काकोदरी, CaCO3। चलो एग्जांपल में आप लिखता हूं। लाइक मैंने चूना लिया, लाइमस्टोन, काकोदरी, जो आप अपने पेरेंट्स को लगाते हो मजाक कर रहा हूं। तो CaCO3 जो है, आपने उसको हीट करने की कोशिश की, स्टार्टेड हीटिंग इट, and when you heated it you got CaO plus CO2. this was the reaction here। तो ये हमारे पास ये क्या है, रिएक्शन है बच्चों। बट जरा यहाँ पर ध्यान देना, हमने यहाँ पर कोई कैटालिस्ट नहीं दिया, ना ही हमने प्रेशर दिया, ना ही हमने और कोई सॉल्वेंट डाला या और कोई रिएजेंट डाला, और ना ही हमने ऐसा कोई हाई टेम्परेचर किया। हमने सिर्फ उसको वार्म किया, थोड़ा सा गर्म किया स्लाइटली, तो वो तो अपना कंपोजिशन बदल गया। यानी कि ये जो प्रोसेस हुई है उसको थर्मल डीकंपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मल डीकंपोजिशन। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि ये मॉलिक्यूल मैंने लिया, ये तो सिंगल मॉलिक्यूल है, इसका जब मैंने रिएक्शन करवाया तो पहली बात तो मुझे ये H2 और O2 तो कंबाइन हो गए, बेसिकली ये NH4 आना चाहिए। ये NH4 आएगा तब ये रिएक्शन परफेक्ट। तो ये 4H और ये 2 O मिलाकर 2H2O बनाते हैं, यानी कि ये और ये इन्होंने क्या बनाया, वाटर बनाया। बाकी के रहे 2 N, वो क्या करता है, नाइट्रोजन गैस बनके रिलीज हो जाता है। ये नाइट्रोजन गैस बनके रिलीज हो गया, यानी कि ये इसके रिएक्शन कंप्लीट हुआ। और ये रिएक्शन क्या है, ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब याद रखना बच्चों, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन सबसे फास्ट होती है, ये आसानी से हो सकती है और सबसे फास्ट हो सकती है, क्योंकि उसको किसी और के ऊपर डिपेंड होना ही नहीं है। मान लो कि भाई आपको जाना है स्कूल और आप अपना पर्सनल व्हीकल लेकर, एक्टिवा लेकर जाते हो और आप किसी फ्रेंड के लिए वेट नहीं करते और आपका स्कूल का टाइम 7:30 का है, तो ऑब्वियस है कि भाई आपको खुद से जाना है, खुद के व्हीकल से जाना है, तो पूरा आपके पहुंचने का टाइम जो होगा वो आपके खुद के ऊपर डिपेंड होगा। आप कितना जल्दी पहुंचोगे या कितना लेट पहुंचोगे वो पूरी तरह से आप पे डिपेंड होगा। सेम में जब एक ही मॉलिक्यूल होता है तो रिएक्शन फास्ट होती है, ठीक है, और उसके कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा रहती है। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ, मान लो कि भाई 2 मॉलिक्यूल्स हैं, जरा ध्यान से देखना कि लाइक मैंने यहाँ पर एक कंटेनर लिया है, उसमें ये एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल। अब उन दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपस में कोलाइड करना पड़ेगा। अब बच्चों एक ही टाइम पर 2 बच्चों का एक साथ पहुंचना तो थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं, यानी कि 7:30 पे आपको पहुंचना है स्कूल में,
बट आप एक्टिवा लेकर तो आते हो, पर आप क्या करते हो, आप किसी और फ्रेंड के साथ शेयर करते हो, तो आपको दोनों को एक साथ अगर पहुंचना है तो प्रोबेबिलिटी तो क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि हम तो पहुंच जाएंगे पर सामने वाला एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचेगा कि नहीं, वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क होगा। यानी कि एक साथ दो बंदों का एक टाइम पर पहुंचना थोड़ा प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो सेम वे इसमें कोलाइजन एक ही टाइम पर होगा, एक साथ होगा, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा। तो ये एक बायोमोलिकुलर रिएक्शन, कैसा है ये, बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन हुआ। लाइक इसका एग्जांपल मैं ले सकता हूं, दैट इज 2HI gives H2 plus I2। ये दो मॉलिक्यूल है ना इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने रिएक्शन, कितने मॉलिक्यूल है, दो। यस, तो 2HI gives H2 plus I2 वो इसका एग्जांपल हुआ बायोमोलिकुलर में। नेक्स्ट लेते हैं, लाइक मान लो अब कंडीशन को हमने और डिफिकल्ट किया, अब हमें तीन मॉलिक्यूल को कोलाइड करवाना है, ओ साइमल्टेनियस कोलाइजन, तो एक साथ तीन बच्चों का एक ही टाइम पर पहुंचना तो थोड़ा और प्रोबेबिलिटी कम होगा, सही है कि नहीं। सेम वे इसका भी प्रोबेबिलिटी कम होगा। तो ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हुआ, ये क्या हुआ, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ट्राई मॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन। ये और भी डिफिकल्ट हो गया बच्चों, ये और भी डिफिकल्ट हो गया। लेकिन बच्चों एक बात याद रखना कि मॉलिक्यूलरिटी टर्म में तीन से ज्यादा वैल्यू उसका हो नहीं सकता। मॉलिक्यूलरिटी में 3 और लेस देन 3 एप्लीकेबल है, 3 और लेस देन 3 यही इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है इस तीन में। एक और बात, इट कैन नेवर बी नेगेटिव और इन फ्रैक्शन, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, नॉर इट कैन बी इन फ्रैक्शन, इसकी वैल्यू कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती मॉलिक्यूलरिटी की, ना ही कभी नेगेटिव हो सकती। अरे आप खुद से तो सोचिए, आप अपने दिमाग से लगाइए कि क्या कभी हम ये बोल सकते हैं कि -5 मॉलिक्यूल इसमें रिएक्ट हुए या -2 मॉलिक्यूल रिएक्ट हुए, यानी कि उसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, ना ही कभी आधा मॉलिक्यूल पॉसिबल है ही नहीं, यानी कि हम आधा मॉलिक्यूल रिएक्ट करें, 1.5 मॉलिक्यूल रिएक्ट करें, 2.5 मॉलिक्यूल रिएक्ट करें, तो ये फ्रैक्शंस वैल्यू इसमें प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। तो इनकी फ्रैक्शनल वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। इट इज never ever possible for the molecularity to have a fractional value and nor it can have any negative value, ना ही ये नेगेटिव वैल्यू हो सकता है और ना ही यहाँ पर ये कभी फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकता है। It can never be negative, it can never be fractional value। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। It can never be negative nor it can be a fractional value। बच्चों एक और बात ये है कि लाइक रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग कभी भी थियोरेटिकल वे से फाइंड नहीं कर सकते, उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंटल मेथड ही लगाना पड़ता है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी के लिए हम लोग थियोरेटिकली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लाइक रिएक्शन अगर दिया है तो कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं देख के हम लोग इसके बारे में लिख सकते हैं, बट वही चीज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए पॉसिबल नहीं होगी। थियोरेटिकली वी कैन फाइंड, theoretically we can find its value, हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। we can find its value, हम theoretically इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, बट हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड नहीं कर सकते। अब देखो बच्चों, जैसे मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है 3A प्लस मैंने एग्जांपल लिया है दैट इज 2B5C प्लस 5C gives, मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है 6D प्लस 7E। अब मुझे ये क्या मिल रहा है, ये रिएक्शन। अब बच्चों ऐसे रिएक्शंस का हम कभी भी मॉलिक्यूलरिटी फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक साथ 3, एक साथ 2, एक साथ 5 मॉलिक्यूल कैसे रिएक्ट, ऐसा होता होगा भाई एक A और एक B रिएक्ट हुआ,
फिर 2B और 1C रिएक्ट हुआ, ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन होने के बाद पूरा ये रिएक्शन होता होगा और हमें ये प्रोडक्ट मिलता होगा। तो इसका कभी भी हम मॉलिक्युलरिटी फाइंड नहीं कर सकते, और ऐसे रिएक्शन जिनका हम लोग मॉलिक्युलरिटी फाइंड नहीं कर सकते उन रिएक्शंस को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ऐसे रिएक्शन को हमने क्या बोल दिया? कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन। अब क्यों ना हम कुछ एग्जांपल ले लें, सम एग्जांपल्स, हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक पहला एग्जांपल है 2NO plus O2 gives 2NO, 2NO plus O2 gives 2NO। अब हमें ये बताना है कि इस रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी कितना। तो अब देखो रिएक्टर में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2 + 1 3, तो इसका मॉलिक्युलरिटी होगा 3। कितना होगा? दैट विल बी 3। ये इसका मॉलिक्युलरिटी होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक 2H2 plus O2 gives 2H2, 2H2 plus O2 gives 2H2। अब इसका भी मॉलिक्युलरिटी गिनो, 2 + 1 3, तो इसका भी मॉलिक्युलरिटी होता है 3। देखो कितना इजी है ये। चैप्टर दिखने में टफ है पर पढ़ने में और प्रिपेयर करने में, लिखने में इजी है, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको सिखाया कितने इजी है। फिर इसके बाद है लाइक मैं एक और रिएक्शन लिख रहा हूँ, आखिरी रिएक्शन लेते हैं और फिर इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। दैट इज 2FeCl3 प्लस, या फिर यहां पर KClO3, एक मिनट रुक जाओ, KClO3 प्लस क्या लिया है? 3FeSO4, 6FeSO4 प्लस क्या लिया है? 3H2SO4, और इसके प्रोडक्ट्स क्या है? तो इसके प्रोडक्ट्स है KCl प्लस 3Fe2SO4 प्राइस प्लस 3H2 प्लस 3H2। अब बच्चों जरा ध्यान से देखो इसका मॉलिक्युलरिटी क्या है। तो इसका तो मॉलिक्युलरिटी हम ढूंढ ही नहीं सकते क्योंकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं रहेगी। इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में बहुत सारे स्टेप्स लगेंगे, और वही चीज ये वाले रिएक्शन में भी होगा। इन रिएक्शन को कंप्लीट होने में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स लगते हैं। ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं होता, इसलिए इसका हम लोग मॉलिक्युलरिटी कैनॉट बी डिटरमाइंड। इसका जो मॉलिक्युलरिटी है कैनॉट बी डिटरमाइंड, इसका मॉलिक्युलरिटी हम फाइंड नहीं कर सकते, याद रखना। चलो 2 और एग्जांपल लेकर कंप्लीट करते हैं ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट है नंबर 4, जरा ध्यान देना, पे अटेंशन हियर। FeCl3 plus SnCl2, 2FeCl3 plus SnCl2 gives प्रोडक्ट क्या है? तो वह 2FeCl2 plus SnCl2, 2FeCl2 plus SnCl4। अब यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो 3, इसका मॉलिक्युलरिटी आएगा 3। 3 से ज्यादा जिसका भी मॉलिक्युलरिटी होता है वो एलिमेंट्री रिएक्शन यानी कि सिंपल रिएक्शन में नहीं कहलाता, उसको हम लोग लेते हैं इन द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। किसमें लेते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में लेते हैं, ठीक है। तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं होता, उसके मल्टीपल स्टेप्स लगते हैं, ठीक है। आखिरी है 2H2O2, 2H2O2 gives H2O plus O2, ये मिलेगा। अब यहाँ पर ये कितने हमारे पास मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? यहाँ पर 2 है, तो इसका मॉलिक्युलरिटी हो गया। तो ये भी एक सिंपल यानी कि एक एलिमेंट्री रिएक्शन, सिंगल स्टेप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मॉलिक्युलरिटी का टॉपिक कंप्लीट होता है। मैंने एकदम शांति से एक एक डिटेल के साथ, एग्जांपल के साथ समझाया है। आई होप कि आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। और इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसकी नोट्स बनाना मत भूलना। इसका स्क्रीनशॉट लेना, इसकी नोट्स भी बनाना बच्चों, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है
और जिस तरह से मैं लिख कर समझाता हूँ वो आपके लिए इतनी मेहनत करके नोट्स बना रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय बच्चों, टेक केयर।